अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आपकी पिछली लास्ट वीडियोस थी उनमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको बहुत अच्छी समझ भी आई होगी इन थ्योरीज के बारे में। आज जो हमारी थ्योरी है वो हमने जो डिस्कस करनी है वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी आपने बहुत जगह पढ़ी होगी। आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है वो हमें क्या बताती है। वेस्पर थ्योरी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, जो वेस्पर जो है ना वर्ड, उसकी एब्रीविएशन क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हमारा वैलेंस शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है होता है उसकी आपस में रिपल्शन जो है वो किस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, हम अब सबसे पहले वेस्पर थ्योरी की क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है वो हमें क्या हमें प्रिडिक्ट करवाती है। हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है वो हमें बताती है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट the number of electron pair which consist of lone pair and bond pair undergo repulsion which predict the molecular geometry of a molecule। ओके, सो हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है वो हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, किसमें, हमारे वैलेंस शेल में, वो उसके अंदर दो तरह के पेयर्स होते हैं। एक होता है लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और एक होता है बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। ये दोनों पेयर मिलके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इनमें आपस में ना रिपल्शन होती है बहुत ज्यादा। उस रिपल्शन की वजह से ना हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट होती है कि इस मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास लोन पेयर इतने हैं, बॉन्ड पेयर इतने हैं, तो उनमें आपस में कितनी रिपल्शन होगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो हमारी प्रिडिक्ट होगी। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन को क्या करवाती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करवाती है उस रिपल्शन की वजह से। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोविलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में किस तरह हेल्प करते हैं। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक एटम के, वो मिल के जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं एक मॉलिक्यूल के, तो वो क्या उनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का किस तरह प्रिडिक्ट हो जाता है, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस तरह प्रिडिक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन वेस्पर थ्योरी जो हम है वो हमें ये बताती है कि हमारे पास ना
इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह देख सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन आपके सामने आ गई कि हमारे पास इस थ्योरी में क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल which consist of lone pair and bond pair undergo repulsion which predict the molecular geometry of a molecule. ओके, मैं इधर वैलेंस शेल लिख देती हूँ। इन अ वैलेंस शेल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ना इसकी आ जाती है डिस्कवरी, कि इसको कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। अब आ जाती है इसकी डिस्कवरी। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना दो साइंटिस्ट थे, सिडग्विक एंड पॉवेल। उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, प्रेजेंट किया था, यानी बेसिकली उन्होंने इस थ्योरी का आइडिया दिया था। लेकिन नेक्स्ट जो है नील हॉल एंड गैल्स पाए, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को रीडेवलप किया था, इस थ्योरी को रीडेवलप किया था और एक्सप्लेन किया था कि किस तरह ये थ्योरी यूज हो सकती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास डिस्कवरी। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके पोस्टुलेट्स, कि हमारे पास जो ये थ्योरी है ये कौन कौन सी जो है अजम्पशंस पे बेस करती है, या इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, उन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence shell of the central atom यानी जहाँ से बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है, जिसके साथ बाकी जो सराउंडिंग एटम्स हैं उन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसे सेंट्रल एटम कहते हैं। ठीक है, शेल ऑफ द सेंट्रल एटम एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि हमारे पास जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ना उनका टोटल नंबर प्रिडिक्ट करता है कि हमारे मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की जब मैं बात करती हूँ इसका मतलब उसमें दो चीजें प्रेजेंट है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब मैं जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूंगी ना इस वाली वीडियो में, तो उसका यही मतलब होगा कि मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की इकट्ठे ही बात कर रही हूँ। ठीक है, नंबर 2 पोस्टुलेट क्या है कि द electron pair present in the valence shell of the central atom is arranged in such a way that the distance is maximum and the repulsion is minimum। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के। ठीक है,
वो इस तरह अरेंज हुआ है कि हमारे पास उसमें डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है और रिपल्शन जो है वो मिनिमम है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो हैं वो इस तरह अरेंज हुए हुए हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर कि उनका डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी रिपल्शन आपस में मिनिमम है। ठीक है, यानी कि उनकी वो इस तरह अरेंज हुए हुए हैं कि उनका जो हमारे पास अट्रैक्शन भी इतनी नहीं है और रिपल्शन भी इतनी नहीं है। ठीक है, यानी एवरेज उनका क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन का जो है वो रिलेशनशिप है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अरेंज हुए हुए हैं हमारे पास सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कि उनमें डिस्टेंस मैक्सिमम है और रिपल्शन क्या है, मिनिमम है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 3 पोस्टुलेट क्या है कि द लोन पेयर ऑफ द वैलेंस शेल occupy more space as compared to bond pair। अब जो वैलेंस शेल में हमारे पास लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट है कि वेस्पर थ्योरी इस चीज को मानती है कि हमारे पास जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा जगह जो है ऑक्युपाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो ये है कि द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इन द ऑर्डर। अब उसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास रिपल्शन का ऑर्डर क्या है लोन पेयर की, जो हमारे पास लोन पेयर रिपल्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उससे कम हमारे पास होती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन। ठीक है, और जो है सबसे कम क्या होती है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। ओके, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि हमारे पास सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन होती है, उससे कम जो है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन है और सबसे कम है बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पोस्टुलेट्स हैं। अब नेक्स्ट टू पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो ये है कि द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड consist of more than 2 electrons but are considered as a single pair। हमारे पास जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसके अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी हमने तब भी हमने ये चीज देखी थी। हमने जब बाकी थ्योरीज पढ़ी वो उधर भी हमने ये चीज देखी है। लेकिन वो कहता है कि जब हम वेस्पर थ्योरी में इनकी बात करते हैं ना तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल पेयर ही कंसीडर करते हैं। यानी अगर मैं कहूंगी ना डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो मैं उन्हें क्या कहूंगी, ये एक डबल बॉन्ड है।
ठीक है। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कहूंगी, ये एक ट्रिपल बॉन्ड है, बेशक उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है। लास्ट हमारे पास जो है पोस्टुलेट वो ये कहता है कि इफ द सराउंडिंग एटम is more electronegative than the central atom, then the bond pair lone pair repulsion increases and the bond angle decreases. ओके। सो हमारे पास जो लास्ट पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि अगर जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द एटम्स लगे हुए हैं ना, जिसे हम सराउंडिंग एटम कहते हैं, अगर उनमें क्या है, उनमें सराउंडिंग एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम से, तो फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसे मैं इधर एग्जांपल देती हूँ आपको। अमोनिया के अंदर हम देखें तो ये H और H, ठीक है। और अगर NF3 में देखें तो फ्लोरीन है। ठीक है। अब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फ्लोरीन? ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर क्या होगा, इधर इस वाले अमोनिया में क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कम होगी, तो इसका बॉन्ड एंगल भी कितना है, 107.5 डिग्री। ठीक है। लेकिन इधर क्या है, इधर फ्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा, 102.5 डिग्री तक चला जाएगा। ठीक है। तो लास्ट पोस्टुलेट हमें यही बताता है कि हमारे पास क्या है, जो अगर हमारे पास सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्शन है वो बढ़ जाती है, जिसके रिजल्ट में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है एक टेबल, जो आपने याद करना है। अगर आपने वेस्पर थ्योरी समझनी है तो आपको वो टेबल जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है। मैं वो टेबल आपको इधर ड्रॉ करके समझा देती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। ओके। तो अब मैं टेबल इधर ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी अगर साथ साथ नोट कर रहे हैं ना लेक्चर, तो ये टेबल आप जरूर ड्रॉ कीजिएगा।
ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, फिर है एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देख के एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर अपनी प्रिडिक्शन से बताएंगे कि इधर ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो सकता है मॉलिक्यूल का। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और फिर है एक्चुअल स्ट्रक्चर कि असल में स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ठीक है, तो हम प्रिडिक्शन के साथ देखेंगे कि हमारे पास जो हम प्रिडिक्ट करते हैं क्या वही स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो अब जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स है वो कितने होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी अगर हमारे पास 2 है और इधर लोन पेयर जो है वो 0 है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि इस तरह होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, ये उसके साथ जो है वो सराउंडिंग एटम्स अटैच हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह होगा। तो अब हम इधर बात करें तो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर भी क्या प्रोड्यूस होता है, लीनियर ही प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी लीनियर स्ट्रक्चर ही जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले वैलेंस शेल के अंदर हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर ही प्रोड्यूस होगा मॉलिक्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि जब 3 होते हैं तब हमारे पास क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर 3 होते हैं और लोन पेयर भी अगर 0 है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इधर क्या बनना चाहिए, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बनना चाहिए ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो कितना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का ये मतलब है बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको समझ आ जाएगी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर कितना है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेस्पर हमारे पास यहाँ भी स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 4। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 4 है तो हमारे पास अब 4 के अंदर ना 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, अब हम 4 के हवाले से अगर हम देखें तो 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड का क्या मतलब है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बनना चाहिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये हमारे पास है सेंट्रल एटम, और ये हमारे पास हैं सराउंडिंग एटम्स। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन इधर हमारे पास ना वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 4 हैं और लोन पेयर 0 है। ठीक है, एक प्रोड्यूस होता है ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 हो और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर बनता है एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उस वक्त बनता है जब बॉन्ड पेयर भी 2 हो और लोन पेयर भी 2 हो। ठीक है, तो हमारे पास इस वाली कंडीशन में ये 3 चीजें आती हैं। ठीक है, ये वाली अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे पास जो है ये मैंने आपको बता दिया, ये टेबल जो है वो आप याद कर लें। ठीक है,
तो हमारे पास अब एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम्पल्स को प्रूव करना चाहें तो हमारे पास वो एग्जाम्पल्स प्रूफ होती भी हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। कि अगर वेस्पर थ्योरी बात कर रही है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो लीनियर स्ट्रक्चर बनना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो ये 3 स्ट्रक्चर्स लाजमी मॉलिक्यूल्स में बनने चाहिए। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस भी हम इन्हें कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है बेरिलियम डाइक्लोराइड की एग्जाम्पल, यानी कि BeCl2। अब इधर आपने देख लिया होगा कि हमारे पास ना जो BeCl2 है, इधर हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? दो। दो बॉन्ड्स बनेंगे ना, क्लोरीन दो हैं तो बेरिलियम के साथ दो बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेबल इधर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे दो, और इधर लोन पेयर एक भी नहीं है तो इधर लोन पेयर होंगे 0। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो आपने पता है आपको बेरिलियम इस तरह का स्ट्रक्चर देता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर। हेंस प्रूव्ड कि वेस्पर थ्योरी ने हमारे पास सही बताया था कि जहां 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो वहां हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोरॉन ट्राई क्लोराइड की। ठीक है, जो कि हमारे पास BeCl3 है। इधर हमारे पास क्या होता है? इधर हमारे पास अब 3 बॉन्ड्स बनेंगे और एक सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो अगर अब इधर देख लेते हैं तो हमारे पास इधर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3, और इधर लोन पेयर एक भी नहीं है क्योंकि ना क्लोरीन पे होता है ना बोरॉन पे होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर 0। तो इधर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि हमारे पास जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड है वो ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जो कि कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मीथेन की। ओके, ये मैं आपको इकट्ठा ही बता देती हूँ क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जिनके 4 होते हैं ना, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। तो मीथेन, उसके बाद अमोनिया, फिर नेक्स्ट आ जाता है वाटर। ठीक है, ओके, मीथेन हमारे पास होता है CH4, अमोनिया हमारे पास होता है NH3, और वाटर हमारे पास होता है H2O। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो है क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरह हैं कि इधर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे? 4 बॉन्ड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हों, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों,
4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हों, तो इसका मतलब क्या है? अब इधर लोन पेयर वाला तो केस नहीं आ सकता। मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और आपने अपनी जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक था उसमें देखा था कि मीथेन किस तरह का स्ट्रक्चर देती है, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज प्रूफ हो गई। अब इधर अमोनिया की एग्जांपल है। अमोनिया में हमारे पास अब देखते हैं 3 बॉन्ड्स हैं। ये कैसे कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है? इधर देखो भाई, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी तो है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसके पास, बस उसने एक 3 बॉन्ड पेयर्स को बॉन्डिंग में यूज किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर बना दिया उसने, बॉन्डिंग में इस्तेमाल ही नहीं किया उसको। ठीक है, तो इधर भी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन हमारे पास इधर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितना है? 1। ठीक है, तो इस लिहाज से इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर। तो आपको पता है अमोनिया किस तरह का स्ट्रक्चर देता है? इस तरह का। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, तो इस चीज से ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल हो जिनमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, वो क्या देते हैं? ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर। अब चलते हैं वाटर की तरफ। इधर क्या? इधर तो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ना हमें, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी तो होते हैं। उसने 2 जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किस में यूज किए हुए हैं? बॉन्डिंग में, जो कि बॉन्ड पेयर्स हैं, और 2 जो हैं बचाए हुए हैं जो कि लोन पेयर है। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 4। तो हमारे पास इधर 2 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही क्या है? लोन पेयर। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि वाटर किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है? इस तरह का, जो कि कौन सा स्ट्रक्चर है? एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके पास जो वेस्पर थ्योरी है, मुझे उम्मीद है कि आपको वेस्पर थ्योरी अब बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं आपको साथ साथ प्रूफ भी दे रही हूँ कि ये जो थ्योरीज है ना, ये चीज़ें प्रूफ करती हैं। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी हमें ये प्रूफ कर रही है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की के नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये वेस्पर थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो तीनों थ्योरीज थी केमिकल बॉन्डिंग की, वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने इनऑर्गेनिक, ये मैं सारा जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ा रही थी। ठीक है, ये वीडियोस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स की हैं। ठीक है, हम बाकी के जो ब्रांचेस हैं ना केमिस्ट्री की, वो भी डिस्कस करेंगे, वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में ही कहा था। ठीक है, अगर आपको कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मज़ीद कोई टॉपिक्स आपको समझ आते हैं ना, जो मैंने नहीं पढ़ा है, जो मैं स्किप कर गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं वो टॉपिक भी आपको क्या करूँ? एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और अगर वीडियोस में आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या मुश्किल लग रही है, तो वो मैं आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपको वो दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।